नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। अब किसी भी सरकारी कर्मी, किसी भी सरकारी अधिकारी को बेवजह, बिना किसी ठोस सबूत के, बिना किसी साक्ष्य के और बिना विहित प्रक्रिया का पालन किए हुए अपने मन से मनमाने ढंग से whimsically न तो निलंबित किया जा सकेगा, न ही उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई होगी और न ही उसे डिसमिस किया जा सकता है। यह वीडियो बिहार सरकार के तमाम कर्मियों, अधिकारियों सहित उन सभी सरकारी कर्मियों के लिए है जो इस तरह की चीजों के शिकार होते रहते हैं। अगर आप सामान्य प्रशासन विभाग सहित बिहार सरकार के सभी विभागों को देखें, राजस्व, ग्रामीण विकास विभाग सहित अन्य विभाग, हजारों की संख्या में विभागीय कार्रवाई फ्रिवोलस ग्राउंड पर चल रहे हैं और उन कर्मियों को मानसिक प्रताड़ना, उनकी रुसवाई और वो सारी चीजें हो रही। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सभी कर्मियों को बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास इस वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर तथ्य बनाते हैं, विरोध करते हैं, तो याद रखें, आपको कोई भी गलत तरीके से ना तो फंसा सकेगा, न ही मनमाने ढंग से आपको निलंबित कर देगा और न ही मनमाने ढंग से आपके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई चल सकेगी। आए दिन सरकारी कर्मियों को जिलाधिकारी सहित विभाग के प्रधान सचिव, अपर मुख्य सहित अन्य लोग कई एक बार फ्रिवोलस ग्राउंड पर किसी गुमनाम छद्मनामी आवेदन पत्र पर राजनीतिज्ञों के दबाव पर उनके विरुद्ध कार्रवाई कर दी जाती है। लेकिन हाँ, मैं इस डिस्क्लेमर के साथ ये वीडियो बना रहा हूं कि मैं किसी भी वैसे कर्मी, वैसे अधिकारी जो आम जनता को परेशान करते हैं, जो रिश्वत लिए बगैर काम नहीं करते हैं, रिश्वत लेते हैं, तो उनके लिए यह वीडियो नहीं है। मेरे हाथ में गुजरात हाईकोर्ट के जजमेंट की एक कॉपी है और ये जजमेंट बहुत हाल का है। मैं आपको आपके स्क्रीन पर भी दिखाता हूं। गुजरात हाईकोर्ट एट अहमदाबाद, एमजे इंद्रेकर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, 9 जुलाई 2025 का ये जजमेंट है। और एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का ये बिहार से संबंध रखता है और यह मामला राणा प्रताप सिंह बनाम बिहार सरकार, राणा प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और यह जजमेंट 23 अप्रैल 2025 को आया है। इस जजमेंट के आधार पर मैं इस वीडियो के मध्य भाग में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में कुछ प्रिंसिपल्स जो डिसाइड किए गए हैं उसकी चर्चा करूंगा। पहले इस केस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ जान लीजिए ताकि आपका जो पर्सपेक्टिव है, जो आपका परिदृश्य है, वो स्पष्ट रहेगा। यह मामला बिहार से संबंधित है, जहां एक कांस्टेबल सीआईडी में 75-76 में भर्ती होते हैं। 88 में उनके विरुद्ध एक मामला कोतवाली थाने पटना में दर्ज होता है। मामला क्या दर्ज होता है? तो मामला यह दर्ज होता है कि उन्होंने एलिफिस्टन सिनेमा के मालिक से सीआईडी के सब इंस्पेक्टर होने के नाम पर 40,000 रुपये ले लिए हैं। उन पर मुकदमा दर्ज होता है 88 में। उसके बाद उन पर एफआईआर होता है, प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग हो जाती है। कोतवाली थाना में 882/1988 केस दर्ज होता है। उस वक़्त के आईपीसी की धारा 392, 387, 420, 342, 419 आदि आदि। बहरहाल वो महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद इन पर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स चलती है और 96 में इनको सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है।
प्रोसीडिंग के दरमियान भी ये एप्लीकेंट कंडक्टिंग ऑफिसर से ये मांग करते रहे कि कोतवाली में जो एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज हुआ है उस इंफॉर्मेंट या कंप्लेनेंट को हमको क्रॉस एग्जामिनेशन करने दिया जाए। वो नहीं करने दिया गया। कुछ और कागजात विभागीय कार्रवाई के क्रम में अभिलेख के मांगे गए, वो नहीं दिए गए। इसके बाद जो केस चल रहा था कोर्ट में, उसमें इनका इक्विटल हो गया। हम शॉर्ट कर देते हैं स्टोरी, लेकिन इनका डिसमिसल बरकरार रहा। ये पटना हाई कोर्ट गए, वहाँ पर सिंगल बेंच ने इनके डिसमिसल को खारिज कर दिया। फिर सरकार अपील में गई और इस तरह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में, आप सोच करके देखिए, इसमें दो बात है। आप सोच करके देखिए कि 95-96 से चला आ रहा मुकदमा और अंततोगत्वा 2025 में इस व्यक्ति को न्याय मिलता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया वो ऐतिहासिक आदेश। न सिर्फ इस कांस्टेबल को रिंगस्टेट किया गया और 30 या 40 लाख रुपए फाइन पे करने का आदेश दिया बिहार सरकार को, बल्कि इनको कहा कि हम मानते हुए कि ये 30 साल नौकरी में रहे, इनको सभी चीज दिया जाए, इनकी सारी आदेयता, इनका सारा इंटाइटलमेंट इनको दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो कुछ महत्वपूर्ण बताए हैं, महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स इनंशिएट किए हैं, उसकी थोड़ी सी मैं चर्चा कर देता हूं। इसमें इन्होंने मुख्य रूप से 3-4 बातें कही है। पहला कही है कि इस मामले में ये जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चलाया सीआईडी डिपार्टमेंट, इसमें नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल ऑफ ऑडी अल्टेराम पार्टेम का घनघोर उल्लंघन हुआ है। इसमें ये जो आवेदक हैं, पिटिशनर हैं, इनको क्रॉस एग्जामिनेशन करने का अधिकार नहीं दिया गया। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग जो चल रही थी, इसकी संचिका, उसका अभिलेख सुप्रीम कोर्ट में जब मांगा गया तो विभाग उसको प्रोड्यूस नहीं किया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडियन एविडेंस एक्ट, जो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया है, उसकी धारा 114G एक बहुत महत्वपूर्ण धारा है। ये अधिकांश वैसे अधिकारी जरूर इसको ध्यान से चुने जो कोर्ट होल्ड करते हैं, जो क्वाज़ी जुडिशियल ऑर्डर पास करते हैं, जिसमें तमाम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं। मैं यहीं पर बताते चलूं, कई लोगों को इस बात का कन्फ्यूजन रहता है कि क्योंकि जो न्याय निर्णय मैं अभी और बताने जा रहा हूं, वह न्याय निर्णय जुडिशियल ऑफिसर्स के संबंध में है और उनके जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट यानी जो ऑर्डर पास करते हैं उसके संबंध में है। उनको कैसे प्रोटेक्ट किया गया है कि उनके विरुद्ध वो जो जुडिशियल ऑर्डर पास करते हैं या क्वाज़ी जुडिशियल ऑर्डर पास करते हैं, उनके विरुद्ध डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाए जा सकते हैं मात्र इस आधार पर कि वो उसमें कुछ खामी हुई है या रॉन्ग ऑर्डर पास कर दिए। मेरे हाथ में ये देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS है, जो पहले CRPC था, उसी का ये नया रूप है। इसके सेक्शन 6 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, मैं दिखा देता हूं। सेक्शन 6 में लिखा गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसर्स, सेक्शन 6, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स बिसाइड्स द हाई कोर्ट एंड द कोर्ट्स कंस्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ। कोर्ट्स कंस्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ में ट्राइब्यूनल वगैरह आ जाता है। The other than this संहिता, there shall be in every state the following classes of criminal courts। कहता है कि हाई कोर्ट और हाई कोर्ट और किसी कानून के तहत बनाए गए कोर्ट्स के अतिरिक्त किसी राज्य में 4 प्रकार के कोर्ट होंगे। पहला कोर्ट ऑफ सेशंस, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज बोलते हैं। दूसरा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, तीसरा जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और तीसरा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।
तो जब आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बोलते हैं तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इंक्लूड्स एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इन सभी को पुराने वाले सीआरपीसी और नए बीएनएसएस में प्रिवेंटिव सेक्शंस, डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू लैंड एंड वाटर आदि में पावर दिए गए हैं और वो कोर्ट्स होल्ड करते हैं, दे आर क्रिमिनल कोर्ट्स। इसके अतिरिक्त राजस्व न्यायालय करने के क्रम में कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स, डीसीएलआर, ये सभी रेवेन्यू कोर्ट्स हैं। इसके अतिरिक्त अंचल अधिकारी भी रेवेन्यू कोर्ट्स हैं। मेरे हाथ में ये भूमि सुधार के कानून है, इसमें बीएलडीआर, बिहार लैंड डिस्प्यूट्स रिड्रेसल एक्ट जो है उसमें आपको बताते चले। बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि क्या ये लोग भी कोर्ट हैं। तो बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 की धारा 5 को पढ़ेंगे। सक्षम प्राधिकार में व्यवहार न्यायालय की शक्तियां होना, यानी जो सिविल कोर्ट है उसकी शक्ति इस पर्टिकुलर कानून में और इसके अलावा बहुत से और कानून में दी गई है। तो अंचल अधिकारी, डीसीएलआर, एडिशनल कलेक्टर, कलेक्टर, डिविजनल कमिश्नर, जब वो रेवेन्यू कोर्ट करता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तो है ही, ये सभी कोर्ट्स की श्रेणी में आएंगे। इसलिए ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, इसमें जब कभी भी आएगा कि ये, अभी मैं बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट्स का हवाला दूंगा जिसमें यह बताया गया है कि किन किन मामलों में डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स या उनका डिसमिसल आदि गलत है। तो यद्यपि वो जुडिशियल ऑफिसर से संबंधित है, लेकिन जो प्रिंसिपल्स इनंशिएट किए गए हैं, जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, वे सिद्धांत उन तमाम लोगों के लिए लागू है जो कोर्ट के रूप में अपना ऑर्डर पास करते हैं। यानी इस प्रिंसिपल से जितने लोगों का नाम मैंने लिया वो सब लोग कवर्ड होंगे। तो इसमें दूसरा मैंने बताया कि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स की फाइल विद होल्ड की गई थी और इस मामले में क्रिमिनल कोर्ट में जो केस चल रहा था उसका एक्विटल हो गया था। यहाँ पर राणा प्रताप वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में 2025 अप्रैल में जो फैसला आया उसमें कहा गया कि अगर किसी पर्टिकुलर मामले में कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ट्रायल कोर्ट में चल रहा है और पैरेलली अगर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स चल रही है तो ऐसे मामले में जब ट्रायल फिनिश हो जाएगा तो और ट्रायल में एक्विटल हो जाएगा तो फिर इस तरह के प्रोसीडिंग चलने का कोई मतलब नहीं, यानी अनसस्टेनेबल हो जाएगा। ये जीएम टैंक वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश भी है। इस प्रकार जीएम टैंक वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2006 का आदेश है। इसमें कहता है कि व्हेन क्रिमिनल एक्विटल इज ऑन मेरिट्स एंड फैक्ट्स आर आइडेंटिकल, डिपार्टमेंटल पनिशमेंट कैन नॉट स्टैंड। इसलिए याद रखिए, बहुत सारे अधिकारी जिनको ट्रैपिंग में विजिलेंस के द्वारा पकड़ लिया जाता है उन पर कोर्ट में केसेस भी चलते हैं और इधर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चला के उसको डिसमिस कर दिया जाता है। अगर उनका क्रिमिनल केस में ट्रायल कोर्ट ने उनको इक्विटल कर दिया है फैक्ट्स के आधार पर, टेक्निकलिटी के आधार पर नहीं, उन चार्जेस के आधार पर जो जिन चार्जों पर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स चल रही है, तो अगर उनका इक्विटल हो जाता है तो फिर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स के बाद जो पनिशमेंट दिए गए हैं वो स्टैंड नहीं करेगा। तो ये राणा प्रताप वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में मैंने बताया कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स में बहुत सारे चीजों को बताया है। उसमें 2-3 चीज और हम आपको बता देते हैं। एक याद रखिए, एक सेक्शन 114G ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो अभी इंडियन एविडेंस एक्ट 1972, जो अभी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 के सेक्शन 119, 120 में वही चीज है। एक कानूनी शब्द है, उसको याद रखिए, एडवर्स प्रिजम्पशन, और एक और शब्द है एडवर्स इन्फेरेंस रूल। ये रूल कहता है कि अगर कोर्ट को, व्हेन आई से कोर्ट, ये डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स में भी
एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कोई एविडेंस मांगता है और कोर्ट को लगता है कि ये एविडेंस उसके पास है और वो नहीं दे रहा है, तो सेक्शन 114 जी ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और सेक्शन 119(20) ऑफ बिहार और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कोर्ट को एडवर्स इन्फेरेंस रूल यानी एडवर्स प्रिजम्पशन का अधिकार है। एडवर्स प्रिजम्पशन का मतलब हुआ कि अगर वो एविडेंस नहीं देगा तो कोर्ट ये मानेगा कि इसका मतलब यह एविडेंस उसके खिलाफ था। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, जैसे फर्ज कीजिए कि किसी व्यक्ति का डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल रहा है, और याद रखिए कि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग इज अगेन ए क्वाज़ी जुडिशियल प्रोसेस, जिसमें जो कंडक्टिंग ऑफिसर होता है वो जज की तरह काम करना है उसको, और जो आरोप गठित किया है वो प्रोसिक्यूशन टाइप उसको मान लीजिए, और जो जिस पर चल रहा है कार्रवाई वो एक डिफेंडेंट होगा। तो जिस पर कार्रवाई चल रही है वो कर्मी कंडक्टिंग ऑफिसर के कोर्ट से कुछ एविडेंस मांगता है, अगर प्रोसिक्यूशन से यानी जिसने आरोप गठित किया है उससे, और अगर वो उस एविडेंस को नहीं देता है या वो कागज नहीं देता है, तो आपको यह अधिकार है, यानी यहाँ पर अगर प्रोसीडिंग चल रहा है तो आपको यह अधिकार है कि आप कंडक्टिंग ऑफिसर को ये सेक्शन 114 जी ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1972 और जो चेंज हो गया अब 119(20) ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम कोट करते हुए बताइए कि आपको एडवर्स प्रिजम्पशन जो प्रोविजन है इसके तहत एडवर्स इन्फेरेंस रूल पर आपको पहुंचना होगा, यानी आपको यह मानना होगा कानूनन कि ये जो एविडेंस नहीं दे रहा है, ये एविडेंस अगर देता तो यह उसके खिलाफ और मेरे पक्ष में आता। यह DCLR, ADM, कलेक्टर, कमिश्नर, अंचल अधिकारी आदि के भी काम आ सकता है कि कोर्ट करते समय यदि आप कोई एविडेंस मांगते हैं किसी पक्षकार से, दो पक्ष है उसमें कोर्ट में, जैसे मान लीजिए कि मैं बिहार लैंड डिस्प्यूट रिड्रेसल एक्ट में ही जो DCLR कोर्ट करता है उसी की चर्चा करूं, फिर इसके अपील के मामले जाते हैं कमिश्नर क्या उसी की चर्चा करूं, तो किसी पक्ष से अगर कोई एविडेंस मांगते हैं वो, और कोर्ट को ये विश्वास है कि ये एविडेंस इसके पास है और वो नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर एडवर्स इन्फेरेंस रूल लागू होगा, यानी कोर्ट को ये मानने का वैधानिक अधिकार होगा कि यह एविडेंस अगर देता तो इसके खिलाफ जाता, यानी आप प्रिज्यूम कीजिएगा यह इसके खिलाफ है। बहरहाल तो राणा प्रताप सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2025 में इन सारी चीज़ों को बताया है, और ये बताया है कि साहब वेग ग्राउंड पर, अनसब्सटेंशिएटेड ग्राउंड पर विम्सिकली आप इस सारी चीज़ें नहीं कर सकते। एक और जजमेंट अभी बहुत हाल में आया, उसको रेफर करते हुए मैं इसके प्रिंसिपल पर आता हूं। गुजरात हाई कोर्ट एट अहमदाबाद में एक केस का जजमेंट हाई कोर्ट ने किया है 9 जुलाई 2025, बस अभी हाल में। ये केस नंबर है, आप लोग चाहे तो इसके पूरे ऑर्डर निकाल सकते हैं, 8467/2011 स्पेशल सिविल एप्लीकेशन था। इसमें MJ इंद्रेकर वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात। तो मैं इस केस के डिटेल में नहीं जाता हूँ। केस था एक टैंकर को ऑयल कंपनी ने अपने यहाँ जब्त कर लिया था। आरोप ये था टैंकर के मालिक पर कि ये तेल बेचता है, तो इसको लेकर के ये मामला गया था सिविल जज के यहाँ। सिविल जज ने उसमें कुछ जजमेंट सुनाए थे, जिसके बाद वो ऑयल कंपनी ने कोर्ट में कंप्लेन किया हाई कोर्ट में कि इस जज ने पैसा लेकर के और इसमें रिश्वत लेकर के एक पार्टी को फेवर किया है। तो हाई कोर्ट में उसकी प्रोसीडिंग चली। हाई कोर्ट का 2 पोर्शन होता है, आपको मालूम होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्शन होता है जो रजिस्ट्रार वगैरह होते हैं, और एक जुडिशियल सेक्शन होता है। तो हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में उसका डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चला, और इस जज साहब को NJ इंद्रेकर साहब को इसमें डिसमिस कर दिया गया। उसके बाद ये हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, और ये जज साहब फिर हाई कोर्ट पहुंचे, और हाई कोर्ट में
इन्होंने अपना बात रखा और हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उस जजमेंट में इंद्रेकर साहब को रिलीज किया गया, इनके डिसमिसल को, ऑर्डर को क्वेश्चन किया और सर्टेन प्रिंसिपल्स इनंशिएट किए। ठीक है, मैं ये सब रेफरेंस में सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ। ये सारे जजमेंट्स इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, मैं आपको रेफरेंस दिखा देता हूँ, आप चाहे तो सर्च करके इसको डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें अब आप कहेंगे कि तो गुजरात हाई कोर्ट का है तो इसमें इन चीज़ों को क्यों कोट किया गया है। तो गुजरात हाई कोर्ट के इस जजमेंट में जिन जजमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट के जिन जजमेंट्स को कोट किया गया है उसमें एक तो ये महाराणा प्रताप सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 2025 का जजमेंट को साइट किया गया है, इस पर रिलाय किया गया है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है, यह है पीसी जोशी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स, ये 2001 का जजमेंट है। ये सारे जजमेंट का नाम अभी आपको सिर्फ बता देते हैं, फिर इसके प्रिंसिपल बता देंगे, तब आपको स्पष्ट होगा कि आपके विरुद्ध निलंबन, विभागीय कार्यवाही या विभागीय कार्यवाही के आधार पर जो आपको डिसमिस कर दिया जाता है फ्रिवोलस ग्राउंड पर, वो नहीं किया जा सकता है। तो क्या क्या प्रिंसिपल, कौन कौन से सिद्धांत प्रतिपादित हैं सुप्रीम कोर्ट ने और विभिन्न न्यायालयों ने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, ये फिर आपको बहुत मदद करेगा। और इन चीज़ों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें बहुत आसानी होगी और आप अपने पक्ष को मजबूती से रख सकेंगे। इसमें पीसी जोशी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स अगस्त 2001 का जजमेंट है। इसमें बहुत सारे केसेस का रेफरेंस है। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज एन सक्सेना 92 का जजमेंट है। यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस डीके धवन का जजमेंट है 93 का। तो ये जो पीसी जोशी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी है, इसमें एक जुडिशियल ऑफिसर को डिसमिस कर दिया गया था। तो जुडिशियल ऑफिसर कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली और सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में ही इन जजमेंट की चर्चा मैंने की, उस सब को रेफर करते हुए और 3-4 सिद्धांत बताए हैं जो हम आपको दिखा देते हैं। ये कहते हैं, ये जजमेंट कह रहा है कि द कोर्ट इंडिकेटेड द बेसिस अपॉन विच अ डिसिप्लिनरी एक्शन कैन बी इनिशिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ जुडिशियल और क्वाजाई जुडिशियल और डिवोशन टू ड्यूटी। अभी मैंने आपको बता दिया जिन कोर्ट्स की चर्चा मैंने की, सीईओ, डीसीएलआर, एडिशनल कलेक्टर, कलेक्टर, कमिश्नर आदि, वो सब क्वाजाई जुडिशियल ऑर्डर पास करता है। और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और एसडीएम, एडीएम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब वो क्रिमिनल के कोर्ट्स होल्ड करता है तो प्रॉपर कोर्ट है। पहला कह रहा है इसमें जो सिद्धांत पीसी जोशी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी में कहा है कि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग या कार्रवाई में क्या क्या इंग्रेडिएंट होने चाहिए, और अगर ये नहीं है तो वो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स या वो जो पनिशमेंट है वो नहीं कर सकते हैं आप। पहला करा है कि वेयर द जुडिशियल ऑफिसर हैज कंडक्टेड इन अ मैनर एज वुड रिफ्लेक्ट ऑन हिज रेपुटेशन और इंटीग्रिटी और गुड फेथ और डिवोशन टू ड्यूटी। अगर कोई ऑफिसर, जुडिशियल ऑफिसर हो या क्वाजाई जुडिशियल ऑफिसर, अगर वो कोई चीज़ गुड फेथ में करता है, उसका रेपुटेशन और उसकी इंटीग्रिटी बहुत अच्छी है। मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया कि मैं किसी भी भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व अधिकारी के पक्ष में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं कानून और न्याय की बात कर रहा हूँ। तो पहला प्रोनाउंसमेंट ये है कि अगर इस तरीके से वो काम करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो सकती। गुड फेथ एक ऐसा ब्रॉडर कोनोटेशन है कि हर एक कानून में आप देखिएगा लिखा रहेगा कि गुड फेथ में अगर आप कोई काम करते हैं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा सकती है। दूसरा कहता है कि दैट देयर इज ए प्राइमा फेसाई मटेरियल टू शो रेकलेसनेस और मिसकंडक्ट इन डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटी। थर्ड, that if he has acted negligently or he omitted prescribed conditions which are essential in exercise of statutory duty, that if he had acted order to unduly favor a party, and that if he had acted by corrupt motive, ये सब अगर इंग्रेडिएंट हैं तभी उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। अब इन सभी जजमेंट के आधार पर
ये गुजरात हाई कोर्ट का जो ये जजमेंट है, इसने सभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स वगैरह को पढ़कर, उसको रिलाय कर, इसमें 6 रेदर ज्यादा 7 या 8 प्रिंसिपल बताए गए हैं, जो हम आपको पढ़ करके बता देते हैं और ये आपको हम दिखा भी देंगे, इसको याद रखना है। पहला, द जुडिशियल ऑफिसर कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स मेयरली बिकॉज जजमेंट्स एंड ऑर्डर पास्ड बाय हिम और हर आर रॉन्ग। अगर कोई ऑफिसर कोई ऑर्डर पास कर रहा है और वो ऑर्डर किसी के नज़र में या इवन हायर कोर्ट के नज़र में लगता है ये रॉन्ग है, तो उसके खिलाफ आप डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, और जब हम डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं तो ये सस्पेंशन भी है, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स भी है, वो नहीं चलाया जा सकता है। इसलिए कोई बहुत आजकल बड़े विद्वान डिविजनल कमिश्नर पैदा ले लिए हैं बिहार में, जिसको न कानून का सेंस। मैं एक कमिश्नर को जानता हूँ बिहार में, मैं उसके बारे में भी कुछ नहीं बता रहा हूँ, उसका पूरा यूपीएससी और आईएएस में जो रिक्रूटमेंट हुआ है वही कई बार शक के दायरे में आता है। बहरहाल, मैं ऐसे कमिश्नर्स को जानता हूं जिसको नॉन एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड। अब अगर मान लीजिए डीसीएलआर ने कोई जजमेंट पास किया और उस जजमेंट को कमिश्नर ने सेट असाइड कर दिया, उसको विधेय कर दिया, उसको क्वेश्चन कर दिया, तो इस आधार पर कि डीसीएलआर का जजमेंट रॉन्ग था, उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जा सकती। और ये बहुत लॉजिकल भी, अगर ऐसा होने लगे तो जो डिस्ट्रिक्ट जज बेल नहीं देता है और उसी मामले में अगर हाईकोर्ट बेल दे देता है तो तमाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को, तमाम डिस्ट्रिक्ट जज को सस्पेंड कर देना चाहिए, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स चला देनी चाहिए। और इसी तरह का एक और जजमेंट है कृष्ण प्रसाद वर्मा एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार, ये 2019 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसमें भी तमाम वही सारी बातें कही गई है और ये सब चीज हम आपको दिखा देते हैं। इन सभी जितने जजमेंट्स का मैंने नाम लिया उसी का ये सार मैं बता रहा हूं। दूसरा, if the high courts were to initiate departmental proceedings based on judicial order, there should have been strong ground to suspect officers bona fide and the order itself should have been actuated by malice, bias or illegality. अगर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स चलाना है तो जो ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया है उसमें कुछ चीजें बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। क्या स्पष्ट होनी चाहिए? तो उसका माला फाइडे इंटेंशन बिल्कुल स्पष्ट रूप से एस्टैब्लिश्ड होना चाहिए। वो बायस्ड था, प्रिजुडिस था, पूर्वाग्रह से ग्रसित था उसका ऑर्डर, और एकदम इलीगल था, तब होगा। तीसरा, करा है कि कोई ऑफिसर अगर किसी एक्सट्रेनुअस इन्फ्लुएंसेस से कोई ऑर्डर पास करता है और आपको लगता है कि कोई इस तरह के ऑर्डर्स पास किए हैं, तो ये चीज सिवाय बजाय इसके कि उस पर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग आप चला दीजिए, सस्पेंड कर दीजिए, ये उसके सीआर में आप लिख सकते हैं कि ऐसा ऐसा एक मामला आया है और जब उसकी प्रोन्नति होने लगेगी तो उस वक्त उस पर विचार किया जाएगा। चौथा, कहता है कि अनलेस एंड अनटिल देयर इज ए क्लियर कट एलिगेशन ऑफ मिसकंडक्ट, एक्सट्रेनुअस इन्फ्लुएंसर एंड ग्रेटिफिकेशन ऑफ एनी, जहां स्पष्ट रूप से इस बात का प्रमाण हो, एविडेंस हो कि यहाँ मिसकंडक्ट हुआ है, यहाँ पर कोई बाहरी दबाव और ग्रेटिफिकेशन यानी रिश्वत वगैरह लिया गया है, तब होना चाहिए। ये सिंपली हियरसे पर कि ऐसा लगता है, ऐसा हमको प्रतीत होता है, इस आधार पर आप नहीं कर सकते। छठा, मेयर सस्पिशन कैन नॉट कंस्टिट्यूट मिसकंडक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसकंडक्ट, हमको लग रहा है कि आप इसमें गड़बड़ी किया, हमको लग रहा है कि इसमें पैसा आप लिए हैं। कई बार डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में जो चार्जेस को प्रूफ करता है कंडक्टिंग ऑफिसर, वो लिख देता है कि ये सब पढ़ने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन्होंने
मिसकॉन्डक्ट किया है और इन्होंने इलीगल ग्रेटिफिकेशन यानी